ऐसे ही कुछ देर तक सब एंजॉय करते रहे, तभी तन्वी रूहानी और तरंग से बोली 1 मिनट प्लीज, हम आते हैं वॉशरूम साइड से। इतना बोल तन्वी वॉशरूम साइड चली गई और किसी को कॉल करती है, अविनाश कहाँ हो तुम? अविनाश बोला रूम नंबर 693 में, यहाँ जल्दी उस लड़की को भेजो, कैसे भी करके मैं इंतजार कर रहा हूँ। तन्वी बोली काम अच्छे से हो जाना चाहिए। अविनाश बोला तुम भी इसके बदले मेरी शर्त मत भूलना। तन्वी गुस्से से बोली याद है हमें, और हम रूहानी को रूम नंबर 693 में कैसे भी करके भेजते हैं। इतना बोलकर तन्वी कॉल कट कर देती है। तन्वी कॉल कट करने के बाद वापस बार में आती है, लेकिन वो अभी रूहानी और तरंग से कुछ दूर थी। तरंग और रूहानी अभी उसे नहीं देख रहे थे। तन्वी वहीं से गुजर रहे वेटर को रोकती है, फिर उसके हाथ में ली हुई ड्रिंक पर एक बूंद कुछ डालती है और उसके सामने 1 लाख रुपए निकालकर उसे देते हुए घिरे से बोली, ये ड्रिंक अगर तुम अपना मुंह बंद करके वो सामने खड़ी लड़की को देते हो तो अभी इस 1 लाख के मालिक तुम बन जाओगे, बोलो मंजूर है। उस वेटर ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो एक नज़र पैसों की तरफ देखता है और फिर तन्वी की तरफ देखते हुए बोला मैम मैं तैयार हूँ। वेटर की बात पर तन्वी उन 1 लाख रुपयों को वेटर को देते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली गुड, अब जाओ और अपना मुंह बंद रखना। तन्वी के इतना कहते ही वेटर रूहानी के पास जाता है और उसके तरफ ड्रिंक बाते हुए बोला मैम आपको गर्मी लग रही होगी इसलिए आप ये ड्रिंक पी लीजिए। रूहानी को सच में बेहद गर्मी लग रही थी, इसलिए वो उस ड्रिंक को उठाते हुए बोली थैंक यू भैया। इतना बोल रूहानी एकदम एक सांस में उस ड्रिंक को पी लेती है। वही उसके ड्रिंक पीते ही वहाँ तन्वी आ गई और तरंग से जल्दी में बोली तरंग चलो हम डांस करते हैं। तन्वी के अचानक ऐसे बिहेवियर से हैरान बोला पर क्यों? तन्वी एक नज़र रूहानी की तरफ देखते हुए बोली क्योंकि मेरा मन कर रहा है। इतना बोल तन्वी अचानक से तरंग का हाथ पकड़कर खींच लेती है और डांस करने लगी। तरंग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तन्वी को हुआ क्या है, वो अचानक ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन उसे एक बात की खुशी हो रही थी कि किसी भी कारण से तन्वी उसके साथ डांस तो कर रही है। इसी बात से खुश वो भी फ्री माइंड होकर तन्वी के साथ डांस करने लगा। इधर रूहानी जिसका सर वो ड्रिंक पीते ही इधर से उधर बस गोल गोल चक्री की तरह घूमे जा रहा था, वो अपने सर को पकड़कर वही चेयर पर बैठ गई। फिर वो अपनी लखलाती आवाज में बोली आ हमारा सर। तभी रूहानी के कंधे पर किसी का हाथ आया। रूहानी उस हाथ की तरफ देख उसके सीने से लग गई और बोली ओ विवान तुम आ गए, हमारा सर अचानक से बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज हमें यहाँ से घर ले चलो। उस लड़के ने रूहानी के हाथ को पकड़कर उसे चेयर से उठाते हुए बोला ठीक है चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। इतना बोल वो लड़का रूहानी को वहाँ से रूम नंबर 693 की तरफ ले जाने लगा। वो लड़का रूहानी को ले जाते हुए एक बार तन्वी की तरफ मुड़ा और अपना हाथ हिला दिया। उसका इशारा समझ तन्वी भी अपना सर हिला देती है। तन्वी को ऐसे अचानक से सर हिलाता देख तरंग उससे बोलता है क्या हुआ है, तुम सर क्यों हिला रही हो? तरंग की आवाज सुन तन्वी एक झटके में तरंग के हाथ को छोड़ती है और हड़बड़ाते हुए बोली वो कुछ नहीं, चलो अब हम घर चलते हैं। तरंग थोड़ा हैरानी के साथ बोला क्या हुआ, सब ठीक तो है? तन्वी बिना कुछ जवाब दिए तरंग को पकड़कर क्लब के बाहर लाने लगी। उसके ऐसे बिहेवियर से तरंग थोड़ा हैरान था, लेकिन तभी उसे रूहानी और विना का ख्याल आया तो वो तन्वी के हाथ को एक झटके में झटकते हुए बोला रूहानी भाभी और फिर विना ये दोनों कहाँ है? तन्वी जिसके अभी पसीने आ रहे थे वो अपने पसीने को पोंछते हुए बोली वो हमारा सर दर्द कर रहा है इसलिए अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकते, प्लीज हमें घर ले चलो, विना और रूहानी आ जाएंगे। ये सारी बातें तन्वी एक सांस में एक अलग डर के साथ कहे जा रही थी, लेकिन तन्वी की हालत देख तरंग को लगा कि सच में तन्वी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो बिना कुछ कहे तन्वी को लेकर वापस घर के लिए निकल गया। वही कार में बैठते ही तन्वी एक सुकून की सांस लेती है। इधर वो लड़का जो रूहानी को रूम नंबर 693 में के बाहर लेकर आया तो अंशा थोड़ा नशे की हालत में धुत बोली प्लीज हमें घर ले चलो प्लीज विवान। वो लड़का थोड़ा सख्ती से बोला तुम इस कमरे में जाओ, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। रूहानी उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए बोली हमें छोड़कर मत जाओ विवान प्लीज, लेकिन वो लड़का रूहानी के हाथ को झटकते हुए वहां से चला गया। वो लड़का जाते हुए एक मुस्कान के साथ सुकून की सांस लेते हुए बोला अगर 1 मिनट में वहां रहता तो विवान। विवान सुनकर तो अब जैसे मेरे कानों से खून ही निकल जाता, अब ये लड़की खुद उस कमरे में चली जाएगी।
ये लड़का जिसे रूहानी नशे की हालत में विवान समझ रही थी, ये अविनाश का आदमी था जिसने विवान के चेहरे की तरह सेम मास्क लगा रखा था, जिसे देख रूहानी उसे विवान समझ रही थी और नशे की हालत में ही रूहानी उसकी बातों पर यकीन करके उसके साथ यहाँ तक आ गई थी। इधर रूहानी जो अपने सर को खुद से ही एक थप्पड़ मारते हुए बोली, हम तू भी मां। रूहानी, विवान ने तुझे इस कमरे में जाने को कहा है, इसलिए तू इस कमरे में चली जा। इतना बोल रूहानी अपने सामने वाले रूम नंबर 693 के जगह 692 का दरवाज़ा ओपन करती है। दरवाज़ा ओपन करते ही रूहानी को एक भयानक चक्कर आया और वो गिरने ही वाली थी कि कोई एकदम फरिश्ते की तरह अचानक से आकर रूहानी को अपनी बाहों में थाम लेता है। उस लड़के को देख रूहानी किसी छोटे बच्चे की तरह एक बार अपनी दोनों आंखें मलती है और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए एकदम बच्चे की तरह बोली, विवान तुम यहाँ, अभी तो तुम बाहर गए थे, मतलब यहाँ दो विवान है। इतना बोल रूहानी एकदम से बेहोश हो गई। वही रूहानी की बात सुन और रूहानी को ऐसे एकदम से बेहोश होता देख वो लड़का गुस्से से लाल हो उठता है और गुस्से में उसके गाल को झकझोरते हुए कड़क आवाज में बोला, रूहानी रूहानी होश में आओ। फिर वो लड़का पीछे मुड़ा और बोला, मीटिंग कैंसल, आप सब अभी इसी वक्त यहाँ से जाइए। वहाँ उस लड़के के क्लिन्स और बैठे सभी लोग उस लड़के को इतने गुस्से में देख हैरान थे, वो भी किसी लड़की के लिए सिवाय उस लड़के के असिस्टेंट के। वहाँ मौजूद उस लड़के के क्लिन्स में से एक आदमी अचानक से बोल पड़ता है, ये तो रूहानी रायचंद है, रायचंद इंडस्ट्रीज की ओनर। उसकी बात पर सभी लोग ध्यान से रूहानी को देखने लगे, लेकिन इससे पहले ही उस लड़के ने फिर से कड़क स्वर में बोला, मैंने कहा मीटिंग कैंसल, जाइए आप सब यहाँ से अभी इसी वक्त। अब उस लड़की की इतनी कड़क आवाज़ और गुस्से से तेज तरार आवाज़ सुन सभी एक लाइन से रूम के बाहर चले गए, लेकिन सबके मन में बहुत शंकाएं थी कि आखिर रूहानी उस लड़के की लगती क्या है और वो अचानक से कमरे में कैसे आई। शायद ये बात कल की हेडलाइन होने वाली है, क्योंकि उनमें से कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स भी थे। इधर सबके जाते ही उस लड़के का असिस्टेंट भी रूम से बाहर निकल गया और इधर उस लड़के ने रूहानी को वहां बेड पर लेटाया और फिर उसके ऊपर पानी डालने लगा, लेकिन रूहानी थी कि होश आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर बाहर जब रूम नो 693 में रूहानी नहीं गई तो उस रूम से अविनाश बाहर निकला रूहानी को देखने के लिए कि आखिर वो अंदर आई क्यों नहीं है। अविनाश जब बाहर आया तो हैरान रह गया, क्योंकि बाहर रूहानी मौजूद नहीं थी। अविनाश ये देख थोड़ा घबरा गया और वो इधर उधर जाकर रूहानी को ढूंढते हुए खुद से ही बोला, ये लड़की कहाँ चली गई, अगर ये नहीं मिली मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा। इतना बोल अविनाश अपने आदमी को कॉल करता है और रूहानी को ढूंढने को कहता है, फिर खुद भी पूरे क्लब में रूहानी को तलाशने लगता है। इधर कमरे में वो लड़का रूहानी को अपनी गोद में उठाता है और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर रूम के बाहर आ जाता है। फिर वो रूहानी को लेकर क्लब के बाहर आता और फिराक उसे अपनी कार में बैठाकर खुद उसके बगल में बैठ जाता है। कुछ ही देर में उसकी कार क्लब से निकल जाती है। इधर उस लड़के को अब रूहानी को लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो होश में नहीं आ रही थी। वो रूहानी का सर अपने पैर रख उसके सर को सहलाने लगा और प्यार भरी आवाज में बोला, रूहानी रूहानी जाना, उठ जाओ प्लीज, मैं तुम्हें एक भी नहीं डांटूंगा, न तुमसे ये सवाल करूंगा कि तुम क्लब क्यों गई, प्लीज उठ जाओ जाना। ऐसे ही वो लड़का बस रूहानी को देख रहा था और उसके सर को प्यार से सहलाए जा रहा था। रूहानी को अभी तक होश नहीं आया था। अब वो लड़का काफी ज्यादा घबरा चुका था। कुछ ही देर में उसकी कार ओबरोई विला के सामने रुकी। आखिर कार को तो ओबरोई विला के सामने ही रुकनी थी। ये जो हमारे माफिया किंग विवान ओबरोई का घर जो ठहरा, दरअसल वो लड़का और कोई नहीं, हमारी प्यारी रूहानी के पियाजी सैयाजी विवान ओबरोई था। फ्लैशबैक। उस वक्त क्लब में हुआ कुछ यूं था कि विवान की मीटिंग रूम 693 के बगल वाले रूम नंबर 692 में चल रही थी। वही रूहानी उस वक्त जो रूम नंबर 693 और 692 के बीच में फंसी हुई थी, और वो धोखे से रूम नंबर 693 के जगह 692 में आ गई। और रूम में आते ही जब उसे चक्कर आया तो विवान की नज़र उस पर पड़ी। नज़र पड़ते ही विवान ने जब देखा कि रूहानी गिरने वाली है तो उसने जल्दी से आकर रूहानी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ है वो तो आप सबको पता ही है। फ्लैशबैक एंड ग्रीन ग्रीन।
विवान, जिसने तुरंत रूहानी को कार से अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। घर में अभी सभी लोग सो चुके थे, इसलिए उन्हें ऐसे आता हुआ किसी ने नहीं देखा था। तन्वी भी सो चुकी थी, इसलिए तन्वी ने भी रूहानी और विवान को आता हुआ नहीं देखा। विवान रूहानी को रूम में लाकर उसे बेड पर लेटा देता है। तभी अचानक से रूहानी के मुंह से सफ़ेद सफ़ेद फेन फेंकने लगा, जिसे देख विवान हद से ज़्यादा घबरा गया और वो तुरंत रूहानी के चेहरे को पकड़ दर्द भरी आवाज़ में बोला, ये क्या हो रहा है तुम्हें? रूहानी, तुम ठीक हो? रूहानी, आंखें खोलो अपनी। इतना बोल विवान रूहानी के चेहरे को पकड़ कर हिलाने लगा, लेकिन अब धीरे धीरे रूहानी का पूरा शरीर नीलापने लगा। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। विवान, जिसने तुरंत रूहानी को कार से अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। घर में अभी सभी लोग सो चुके थे, इसलिए उन्हें ऐसे आता हुआ किसी ने नहीं देखा था। तन्वी भी सो चुकी थी, इसलिए तन्वी ने भी रूहानी और विवान को आता हुआ नहीं देखा। विवान रूहानी को रूम में लाकर उसे बेड पर लेटा देता है। तभी अचानक से रूहानी के मुंह से सफ़ेद सफ़ेद फेन फेंकने लगा, जिसे देख विवान हद से ज़्यादा घबरा गया और वो तुरंत रूहानी के चेहरे को पकड़ दर्द भरी आवाज़ में बोला, ये क्या हो रहा है तुम्हें? रूहानी, तुम ठीक हो? रूहानी, आंखें खोलो अपनी। इतना बोल विवान रूहानी के चेहरे को पकड़ कर हिलाने लगा, लेकिन अब धीरे धीरे रूहानी का पूरा शरीर नीलापने लगा। जैसे ही विवान की नज़र रूहानी के नीले पड़ रहे शरीर पर गई, वो काफ़ी हद तक घबरा गया और वो तुरंत रूहानी के हाथ को पकड़कर सहलाने लगा। विवान के पसीने छूट रहे थे रूहानी को देखकर, क्योंकि लगातार रूहानी के मुंह से फेन बस फेंके जा रहा था। रूहानी, रूहानी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उठो, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन रूहानी में कोई चेंजेस आने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए अब विवान घबराते हुए तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और फिर पटाख से तन्वी को कॉल करता है। रूहानी के कोमा में रहने तक से अभी तक तन्वी ही रूहानी का ट्रीटमेंट करती आ रही थी, इसलिए विवान और किसी डॉक्टर को बुलाने के बजाय तन्वी को ही कॉल करता है। इधर तन्वी, जो सो चुकी थी, कॉल की रिंग सुनकर उसकी आंखें खुली और वो बंद आंखों में ही बिना ये देखे कि किसका कॉल है, कॉल उठा लेती है। उसके कॉल उठाते ही उसके कानों में विवान की कड़क आवाज़ सुनाई पड़ती है, तन्वी, तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे में आओ, जल्दी। इतना बोल विवान तुरंत कॉल कट कर देता है, लेकिन इधर तन्वी, जिसके पसीने छूट रहे थे, वो अपने पसीनों को पोंछते हुए खुद से बोली, कहीं विवान को पता तो नहीं चल गया सब कुछ? फिर थोड़ा रुककर बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें पहले जाकर देखना चाहिए। इतना बोल तन्वी ने खुद के दिल को समझाते हुए विवान की कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन तन्वी को अभी भी डर लग रहा था। थोड़ी देर में तन्वी जब विवान के कमरे में गई तो उसके होश उड़ गए। उसे लग रहा था कि अब वो कहाँ भागे, क्या करे। उसके माथे से पसीने की एक एक बूंद ऐसे गिर रही थी जैसे मानो गंगा से धारा बहती हो। तन्वी के कदम जो थमने का नाम ही नहीं रहे थे और उससे भी तेज उसकी दिल की धड़कन चल रही थी। तन्वी ऐसे ही दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी, तभी उस पर रूहानी के बगल में बैठे विवान की नज़र पड़ी। तन्वी को देख विवान तुरंत खड़ा हुआ और सीधे आकर तन्वी का हाथ पकड़कर उसे रूहानी की ओर खींचते हुए एक तड़प के साथ बोला, तन्वी प्लीज़ देखो रूहानी को क्या हुआ है। विवान की बात सुन तो जैसे तन्वी की जान में जान आ गई, क्योंकि उसे विवान के अल्फाज से ही पता चल गया कि उसे अभी कुछ भी नहीं पता है कि आखिर रूहानी के साथ ऐसा हुआ कैसे। यही सोचकर तन्वी एक केयरिंग फ्रेंड का नाटक करते हुए रूहानी के हाथ के नस को चेक करते हुए रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, रूहानी ने पॉइजन पी लिया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हमें इसे अभी तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलना होगा, वरना देर हो जाएगी। तन्वी की बात सुन तो जैसे विवान का पूरा दिल जल उठा और मानो जैसे पॉइजन रूहानी ने पिया था, लेकिन असर विवान को हो रहा हो। उसके आंखों से थोड़े आंसू भी झलक गए, लेकिन उस वक्त तन्वी को एक अच्छे दोस्त की एक्टिंग करनी थी ताकि किसी को भी उस पर शक न हो, इसलिए वो विवान के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, हिम्मत करो विवान, रूहानी को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, उसे पहले हॉस्पिटल लेकर चलो। तन्वी की बात पर विवान कुछ भी नहीं कहता है और फिर कुछ ही देर विवान रूहानी को लेकर अपने कार से हॉस्पिटल चला गया। वहीं तन्वी भी विवान के पीछे अपनी कार से हॉस्पिटल गई। दरअसल तन्वी ने रूहानी को जो वेटर से ड्रिंक दिलाया था, वो उस ड्रिंक में तन्वी ने नशे की गोली के अलावा पॉइजन भी मिलाया था। ये पॉइजन इंसान के शरीर में प्रवेश करने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिएक्ट करने लगता है। वहीं रूहानी के साथ हुआ है। ये पॉइजन सबसे जहरीले पॉइजन्स में से एक है, जिसके वार से किसी का भी बच पाना बेहद मुश्किल है।
इधर हॉस्पिटल में तुरंत रूहानी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया और सिटी हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स रूहानी के इलाज के लिए गए। वहीं तन्वी जो हॉस्पिटल पहुंची तो देखती है कि विवान उदास और परेशान सा वार्ड के बाहर बेंच पे बैठा है। उसे देख तन्वी थोड़ा खुद को समझाते हुए बोली, देख तन्वी, तुम्हें अभी किसी भी तरह रूहानी को बचाना होगा ताकि किसी को भी तुम पर शक न हो। यही सोचकर तन्वी विवान के पास आई और फिर से उसे दिलासा देते हुए बोली, कुछ भी नहीं होगा रूहानी को हिम्मत करो, हम अभी देखते हैं। विवान थोड़ा हकलाते हुए पर गुस्से और जुनून से भरी आवाज में बोला, अगर इस बार रूहानी को कुछ भी हुआ तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, सभी जगह बस खून की धाराएं बहेगी और जिसने भी ये किया है उसकी तो नर्क की यात्रा पक्की है, फिर सभी देखेंगे विवान ओबरोई के साथ उलझने का अंजाम। विवान की बात सुन तो एक पल के लिए तन्वी बहुत ज्यादा घबरा उठी, फिर से उसके पसीने छूटने लगे, लेकिन वो अभी बिना कुछ कहे वार्ड में चली गई। वो बहुत डरी हुई थी, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर विवान को पता चल गया कि उसने ही सब कुछ रूहानी को जान से मारने के लिए किया है तो क्या होगा। तन्वी अपने ही ख्यालों में डरी डरी सी गुम थी, वो ख्यालों में ही खोई थी। लेकिन वही वार्ड में जब डॉक्टर्स की नज़र तन्वी पे गई तो वो खुद ब खुद एक तरफ साइड हो गई, लेकिन तन्वी उन्हें नहीं देख रही थी। तन्वी को ऐसे सोच में डूबा देख एक डॉक्टर बोला, मैम आपको ट्रीटमेंट के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें बता दीजिए। डॉक्टर की आवाज़ सुन एक पल के लिए तन्वी सकपका गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर्स उससे क्या कहना चाह रहे हैं। तन्वी अपने डर से बाहर निकलकर उनके बातों का जवाब देते हुए बोली, ओक। इतना बोल तन्वी एक बार खुद को समझाती है और रूहानी की ट्रीटमेंट में लग जाती है। तन्वी के साथ उसकी मदद के लिए बहुत से डॉक्टर्स नर्स वहां मौजूद थे। तन्वी, हमें कैसे भी करके रूहानी को बचाना होगा वरना विवान हमारी जान ले लेगा। इतना बोल तन्वी रूहानी के बेहतरीन ट्रीटमेंट में लग गई। वही सिटी हॉस्पिटल के टॉप डॉक्टर्स भी तन्वी को मैम कह कर ही बुला रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स की दुनिया में तन्वी और रूहानी दोनों का एक अलग ही रुतबा था। पूरे इंडिया का कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों न हो, वो उसे तन्वी और रूहानी के सामने झुकना ही था। इधर विवान जो रूहानी के लिए काफ़ी परेशान और पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन वो काफ़ी गुस्से में भी था। वो गुस्से से माहिर को कॉल करता है, अभी पता करो क्लब में क्या हुआ था रूहानी के साथ, अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कीप फास्ट। इतना बोल विवान कॉल कट कर देता है और खुद से ही गुस्से से लाल पीला होता हुआ बोला, जाना तुम्हें तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा, पर तुम्हारे साथ जिसने भी ये हरकत किया है वो अभी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, बस कुछ है वक्त है उसके पास। इतना बोल विवान अपनी मुठिया बिछ लेता है, लेकिन फिर वो एक पल में काफ़ी परेशान हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव से अचानक परेशानी और प्यार का भाव नजर आने लगा। फिर देखते ही देखते उसके आंखों में हल्के आंसू झलक उठे, जिन्हें छिपाने की वो नाकाम कोशिश किए जा रहा था। विवान अपने सर को पकड़कर जुनून भरे अल्फाज में बोला, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। विना और ऋत्विक। विना ऋत्विक के दिए हुए मेडिसिन की वजह से बेहोश हो चुकी थी, लेकिन वही ऋत्विक को उसकी बेहोशी से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। ऋत्विक ने तो पहले विना के पूरे शरीर को बुरी तरह से नोच लिया ही था। वो एक झटके से विना के ऊपर से हटता है, फिर अपनी पंथ पहन लेता है। तभी उसके घर की दूर बेल बजती है। दूर बेल की आवाज़ सुन ऋत्विक दूर खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही दरवाजे से 4 लंबे चौड़े हटे कटे बॉडी बिल्डर्स जैसे लड़के अंदर आते हैं। ऋत्विक की बॉडी लैंग्वेज भी उन्हीं के जैसे थी। उन्हें देख ऋत्विक बहुत ही खतरनाक हंसी के साथ बोला, क्या यार तुम सबने कितनी देर लगा दी, माल कब से यहाँ पड़ी है। उन लड़कों में से एक लड़का रॉकी बोला, माल रेडी है ना। ऋत्विक मुस्कराते हुए बोला, बिल्कुल, यकीन नहीं तो जाकर देख लो। ऋत्विक के इतना कहते ही चारों लड़के रूम में गए। उनके पीछे पीछे ऋत्विक भी रूम में गया। उन चारों लड़कों की नज़र विना पे गई, जो बेड पे बिना एक भी कपड़े के बेहोश पड़ी थी। विना को देख उन चारों के चेहरे पर एक अलग सा नशा छा गया। वही रॉकी ऋत्विक के कंधे पर अपने हाथ थपथपाते हुए बोला, क्या भाई, तू तो हमसे भी तेज निकला, तूने पहले ही इस लड़की को निचोड़ लिया। ऋत्विक दांत दिखाते हुए बोला, ही वो क्या है ना, मैंने भी बहुत दिनों से ये सब नहीं किया था, थोड़ा सा कर लिया। रॉकी फिर से ऋत्विक के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, चल कोई नहीं भाई, अब हमें इस लड़की को अच्छी तरह निचोड़ लेने दे, चल हमारे साथ, तू भी मजा आएगा।
इतना बोल वो चारों लड़के रूम में चले गए। ऋत्विक भी रूम में गया। फिर क्या होना था, उन चारों ने अपने कपड़े उतारे, उनके साथ ऋत्विक ने भी अपने कपड़े उतारे और फिर पांचों मिलकर विना का एक तरह से गैंग रेप करने लगे। बेचारी बेहोश विना, जिसके साथ ये सब हो रहा था, उसे तो कुछ खबर भी नहीं थी। बेड पर बिछी चादर जो खून के रंग से अब लाल हो चुकी थी।